एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लर्निंग। आज हम लर्निंग टॉपिक को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आज पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लर्निंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज मैं कवर कराने वाली हूँ इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, हमारा टॉपिक क्या है, लर्निंग। अभी अगर लर्निंग की बात हो रही तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लर्निंग होता क्या है। लर्निंग क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अधिगम। लर्निंग है भाई, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। सीखना क्या होता है भाई, लर्निंग को हम यूजुअली क्या बोले देते हैं कि लर्निंग क्या है, बिहेवियर के अंदर चेंज होना। यानी एक चीज़ पहले हमारे बिहेवियर में नहीं थी, आज आ गई तो हमें क्या हो गई, लर्निंग हो गई। लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। रिलेटिव हमारे बिहेवियर में के अंदर होने वाला चेंज तो है, लेकिन वो कैसा चेंज है, टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट चेंज है, किस तरह का चेंज है। कोई बोलता है परमानेंट चेंज है, कोई बोलता है टेम्परेरी चेंज है। लेकिन लर्निंग क्या है, हमारे बिहेवियर के अंदर होने वाला रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अब ये परमानेंट भी है और रिलेटिवली परमानेंट भी है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे बिहेवियर में होने वाला चेंज होता है वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, परमानेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो परमानेंट नहीं भी रहता कई बार, जैसे कि लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है, बीच में टाइम गैप हो सकता है। कई चीज़ें हैं जो हमारी लर्निंग को वीक कर देती है और हम भूल जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, हमारे व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। रिलेटिवली परमानेंट मीन्स अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा, व्हाट इज लर्निंग, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, या फिर रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग क्या होता है भाई, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, मतलब कि कुछ टाइम के लिए ये चेंज आपके बिहेवियर के अंदर क्या होता है, परमानेंट होता है, रिलेटिवली परमानेंट। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे जो लर्निंग से रिलेटेड हमें दी गई है। बस डेफिनेशन को देखते हैं। ये डेफिनेशन दी थी गेट्स ने, कई बार पूछ ली जाती है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। गेट्स ने क्या बोला है, लर्निंग क्या है, हमारे बिहेवियर में होने वाला ऐसा चेंज जो ड्यू टू एक्सपीरियंस हमें होता है। देखो, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं हम लर्निंग की। लर्निंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, लर्निंग क्या होती है भाई, गोल डायरेक्टेड। ठीक है, लर्निंग क्या होती है, गोल डायरेक्टेड। सेकंड, लर्निंग क्या कैसी प्रोसेस है, यूनिवर्सल। थर्ड, लर्निंग कैसी होती है, ग्रेजुअल। कैसी होती है, ग्रेजुअल। अब इन्हीं सारी टर्म्स को देखते हैं हम क्या क्या है। फर्स्ट मैंने बताया कि लर्निंग कैसी होती है, गोल डायरेक्टेड, यानी हम किसी गोल को लेकर ही सीखना स्टार्ट करते हैं। अब आप एस्टेट के लिए तैयारी क्यों कर रहे हो, आप साइकोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एस्टेट का एग्जाम क्रैक करना है। आपको एस्टेट का एग्जाम क्यों क्रैक करना है, क्योंकि आपको क्योंकि आपको क्या है, जॉब लगना है। तो आप ये लर्निंग किस लिए कर रहे हो, एक गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज वाई लर्निंग इज कॉल्ड एज गोल डायरेक्टेड। ठीक है, सेकंड है, लर्निंग इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स दैट प्रोसेस जो हर जगह पे हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं सीख रही हूँ इंडिया में ही आप सीख सकते हो, अमेरिका में नहीं सीख सकते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं सीख सकते। तो लर्निंग क्या है, हर जगह पर हो सकती है, घर के अंदर, मार्केट में, इंस्टीट्यूट पे आप जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, हर जगह पर आपकी लर्निंग हो सकती है। तो लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। थर्ड है, लर्निंग इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे। लर्निंग क्या है, एक ग्रेजुअल पैटर्न को फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में सारी चीज़ों को सीख जाते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप एक ही दिन में टाइपिंग करना नहीं सीखते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर आपकी स्पीड
आ पाती। इसीलिए लर्निंग क्या है, धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। आप एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ते हो, आपको डेली सेल्फ स्टडी करनी होती है, डेली क्लासेस लगानी होती है, तब जाकर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हो। अगर ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं होती तो आप एक दिन में बुक लाके सब कुछ पढ़ सकते थे, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपका ब्रेन एक टाइम में इतनी चीज़ों को नहीं ले सकता। आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर जाती है और आप लर्न कर पाते हो। कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग का मीन्स क्या है, पूरी लाइफ आपकी लर्निंग चलती रहती है। ऐसा नहीं है सिर्फ जब आप कॉलेज जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, इंस्टीट्यूट जा रहे थे तभी आपकी लर्निंग हो रही है। लर्निंग आपकी किसी भी जगह पर, किसी भी टाइम और लाइफ के किसी भी फेज़ पर हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ लिटरेट लोग ही लर्निंग करते हैं, इलिटरेट लोग हो, कोई पढ़ा लिखा ना हो, वो भी लर्निंग करता है। हर कोई हर जगह हर टाइम पर लर्निंग करता है। तो लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या है, खुद को एडजस्ट करने की एक प्रोसेस है। आप एक नए इन्वायरमेंट में जाते हो, किसी नई जगह पर जा रहे हो, तो आपको वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, वहाँ के तौर तरीके को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एडजस्ट कर पाओगे। तो लर्निंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। लाइक आपकी पोस्टिंग साउथ किसी स्टेट में हुई है, तो आप अगर इंग्लिश नहीं सीखोगे, वहाँ पर हिंदी लोगों को बहुत कम आती है, या तो उनकी रीजनल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं सीखोगे तो वहाँ पर एडजस्ट आप नहीं कर पाओगे। तो लर्निंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी आपके सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? कुछ फैक्टर हो सकते हैं जो बंदा सीख रहा है, जैसे आई एम ए लर्नर, मैं सीख रही हूँ, तो मेरे से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होंगे जो मेरी लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, वो होते हैं भाई पर्सनल फैक्टर। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, लाइक आप इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज जा रहे हो, तो आपको जो सिखा रहा है आपका टीचर, आपका फैसिलिटेटर, उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हो। या फिर कुछ सिस्टम से रिलेटेड फैक्टर, जिस सिस्टम में आप लर्निंग कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ के सिस्टम से रिलेटेड कौन से फैक्टर्स है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो कई तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करने वाले पर्सनल फैक्टर्स को, एक लर्नर से रिलेटेड फैक्टर्स। जैसे मैं एक लर्नर हूँ, तो मेरे सीखने को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। मेरे अंदर कौन कौन सी चीज़ों की लैक है जो मेरे सीखने में कमी कर सकती हैं, ठीक है। कौन से मेरे से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मीन्स क्या होता है, अभिप्रेरणा। अगर आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेटेड है, तो उस काम को आप जल्दी सीख पाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी। आपकी लर्निंग जो पेस है वो हाई होगी एज़ कम्पेयर टू अ स्टूडेंट हु इज़ एक्सट्रिंकली मोटिवेटेड। अगर वो कोई बच्चा बाहरी तौर पर मोटिवेटेड है, लाइक प्राइज़ के लिए, दूसरों से प्रेज़ पाने के लिए, तो उसकी कंपैरिजन में आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो, आपको टीचर बनना है क्योंकि आपको पढ़ाना पसंद है, और एक चीज़ आपको टीचर बनना है क्योंकि टीचिंग जॉब में सैलरी अच्छी है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं आपको करना पड़ता, इसीलिए आपको टीचर बनना है। तो जो इंटरनली मोटिवेटेड होगा वो उसके टीचर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो एक्सट्रीमली मोटिवेटेड है, वो चीज़ों को इंटरेस्ट लेके सीखेगा, ठीक है। तो समझ आए भाई मोटिवेशन। सेकंड है एज। एज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब तक आप एक इनफ मतलब एक एज के क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच पाते, जब तक आप नहीं सीख सकते। आप जैसे न्यू बॉर्न को, बेबी को 5-6 मंथ्स की एज में लिखना नहीं सिखा सकते, आप उसको अल्फ़ाबेट, नंबर्स नहीं सिखा सकते, क्योंकि क्या है, राइटिंग के लिए भी उसकी क्या है, जो मसल्स है उसमें मेच्योरिटी होना ज़रूरी है। नहीं तो हम 5-6 महीने को ही बच्चे को लिखना सिखा दें, ऐसा हम क्यों नहीं करते। गवर्नमेंट ने एक एज क्राइटेरिया फिक्स क्यों कर रखा है, क्योंकि उसकी मसल्स में अभी वो मेच्योरिटी नहीं आई है। एक प्रॉपर एज पर जब बच्चा पहुंच जाता है तभी आप उसको वो चीज़ें सिखा सकते हो, ठीक है। अब आप 2 साल के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो एक प्रॉपर एज पर नहीं पहुंचा है। तो एज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करता है। सेकंड है भाई मेच्योरिटी। जैसे कि मैंने बताया कि मेच्योरिटी क्या होता है, परिपक्वता, कि जब तक उस लेवल की मेच्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक बच्चे की मसल्स में वो मेच्योरिटी नहीं आ जाती कि वो चल पाए,
तब तक आप उसको चलना नहीं सिखा सकते। आप होते हुए जैसे बच्चा पैदा हुआ है, आप अगले दिन ही उसको नहीं बैठा सकते, अगले दिन ही उसको नहीं चला सकते, क्योंकि उसकी मसल्स में अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। एक टाइम लगेगा उसकी मसल्स में मैच्योरिटी आते आते। तो मैच्योरिटी एक ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करेगा। थर्ड है फटीग। फटीग का मीन्स क्या होता है? थकान। देखो फटीग मीन्स थकान हो गया। थकान एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करता है। जैसे कि अभी लाइक आपने जैसे आज आपकी क्लास है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ आपको, क्या है इस टाइम आप थके हुए हो, आपने बहुत ही फिजिकल लेबर कर लिया है और आप थके हुए, आपको बहुत ज़्यादा थकान है। फिजिकली भी आपको थकान हो सकती है और मेंटली भी आपको थकान हो सकती है। अगर आपको थकान है जब आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो हो सकता है आप चीज़ों को बहुत अच्छे से परसीव ना कर पाओ, अच्छे से लर्न ना कर पाओ एज़ कम्पेयर टू अगर फ्रेश माइंड होके अगर बैठे हो, आप फिजिकली फिट हो, तो आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। तो थकान एक फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ, आपकी मानसिक हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है ये भी आपकी लर्निंग को डिसाइड करती है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, इसी टाइम पर आप इमोशनली एक ऐसी स्टेट से गुजर रहे हो जब आपका मूड अच्छा नहीं है, उस टाइम पर भी आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होना ज़रूरी है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स रुचि लेना किसी काम के अंदर। आपने देखा होगा जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है, आप उसको खुद ब खुद उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करते हो, ज़्यादा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हो, खुद से आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है किसी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि किसी भी काम को अगर आप सीखने जा रहे हो तो आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि अगर एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा उस काम को करने को लेकर कि मैं ये काम कर सकता हूँ, देन आपकी 90% वैसे ही जीत हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है कि मेरे से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, तो आप 50% पहले ही हार चुके होते। तो एटीट्यूड आपको अपना पॉजिटिव रखना चाहिए किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बनता है भाई, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में डिफरेंस होता है। एप्टीट्यूड बनता है आपके इंटरेस्ट से प्लस एबिलिटी। ठीक है, इंटरेस्ट से और एबिलिटी से। देखो भाई मेरे को बनना है एक अच्छा एथलीट बनना है, मेरे को क्या बनना है? एक अच्छा एथलीट बनना है, मेरे को इंटरेस्ट है एथलीट बनने में, लेकिन मेरे को अपने स्कूल्स में कोई स्पोर्ट्स डे पर एक कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे रेस में पार्टिसिपेट करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन मेरे पैर में इंजरी हो जाती है। तो अब मेरी एबिलिटी भागने की क्या हो गई है? कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो मैं रेस को कैसे जीत पाऊंगी? तो एप्टीट्यूड होता है आपके इंटरेस्ट के साथ उस काम को करने के लिए एबिलिटी का भी होना। जब इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों का मेल होता है तो क्या बनता है? एप्टीट्यूड। लाइक टीचिंग एग्जाम्स के अंदर, कीवीएस के अंदर भी आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, आपसे टीचिंग भी करा के देखी जाती है और आपका टेस्ट भी लिया जाता है। वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड को चेक करते हैं कि आप में इंटरेस्ट तो है, क्या एबिलिटी भी है। तो इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों होने पर ही आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो एप्टीट्यूड भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करता है। जो आपके फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स रिलेटेड विद द सिस्टम, जिस सिस्टम में आप, जिस इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज, स्कूल में आप स्टडी कर रहे होते हो, वहाँ से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। अगर आपकी सीटिंग की अरेंजमेंट ही अच्छी नहीं है, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो बैठने में, तो आपकी कैसी लर्निंग हो पाएगी? आपका सारा ध्यान तो इसी में रहेगा कि मैं अच्छे से नहीं बैठा हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी कंफर्टेबल होनी चाहिए आपके सीखने के लिए। नेक्स्ट है लाइटिंग। तो जहाँ पर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर लाइटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, एयर वेंटिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? सिस्टम से रिलेटेड फैक्टर है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट एंड लैब्स। तो सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए जिस मैनेजमेंट में आप स्टडी कर रहे हो, लैब्स होनी चाहिए ताकि आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखानी पड़े तो आप दिखा सको बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फैक्टर रिलेटेड विद द सिस्टम के अंदर।
नेक्स्ट है फैक्टर रिलेटेड विद द टीचर। अब टीचर से रिलेटेड जो आपको पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड कौन से फैक्टर है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है नॉलेज। आपका जो टीच कर रहा है उसको कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, अपने कंटेंट की। अगर उसको इनफ नॉलेज है तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा, अच्छे से पढ़ा पाएगा। वो रेगुलरली खुद को अपडेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टीचर को क्या है, नई नई कंटेंट को, नई जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स आ रहे हैं उनको स्टडी करते रहना चाहिए ताकि वो बच्चों को अपग्रेड कर सके टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। टीचर को एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। अगर टीचर एक्सपीरियंस है तो उसे पता है कौन से लर्नर के साथ किस तरीके से डील करना है। अगर ये सिचुएशन आई तो मुझे इस तरीके से बिहेव करना है, बी सिचुएशन आई तो मुझे इस तरीके से डील करना है। तो टीचर को क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड भी होना चाहिए लर्नर की नीड को देखते हुए। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड मीन्स जिन मेथड से आप टीचर आपको टीच कर रहा है, तो टीचिंग मेथड भी इम्पोर्टेंट है भाई। क्या आपका टीचर आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, प्ले वे मेथड से पढ़ा रहा है, किस तरीके से आपको टीच कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर को क्या है, क्लासरूम के अंदर आपको डाइवर्स लर्नर्स मिलते हैं। कुछ लर्नर हैं जो विजुअली चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं, कुछ हियरिंग से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ चीज़ों को जब तक आप इनेक्ट नहीं कर लेते जब तक नहीं सीखते। कुछ लर्नर ऐसे होते चीज़ जब वो किसी काम को प्रैक्टिकल कर लेते तभी सीख पाते हैं। तो टीचर क्या है, अपने मेथड्स को लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लर्निंग कर्व की, यानी अधिगम वक्र। कर्व को बोला जाता है भाई अधिगम वक्र। अधिगम वक्र, अधिगम वक्र क्या होता है, आपकी लर्निंग प्रोसेस को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कि आप किस रेट से लर्निंग कर रहे हो, वो ही क्या होता है भाई लर्निंग कर्व। इसके बारे में इनिशियली बात किसने की थी भाई, हरमन एबिंगहॉस। और कब बात की थी भाई, इन 1885 1885 में हरमन एबिंगहॉस ने क्या दिया था, लर्निंग कर्व दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं भाई टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व को। लर्निंग कर्व की भाई कुछ टाइप्स होती है जो एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो सबसे पहला जो लर्निंग कर्व होता है वो होता है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। इसको आइडियल कर्व बोला जाता है। कैसा कर्व, आइडियल। ये कभी कभी ही आपको देखने को मिलता है किसी किसी के केस में। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपकी जो लर्निंग की जो अमाउंट है वो भी क्या है, बढ़ती हुई जाती है। लेकिन हर किसी की सिचुएशन में 90 to 95% सिचुएशन में ऐसा होता है कि बीच में कुछ टाइम गैप आ जाता है, प्रैक्टिस की कमी आ जाती है, डिफ़िकल्टी ऑफ द कंटेंट आ जाती है, जिस वजह से हमारी जो लर्निंग पेस है वो एक स्पीड से लर्निंग की जो पेस है वो कम ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये क्या है, इसमें जैसे जैसे टाइम बीतता है जो आपकी लर्निंग की जो रेट है वो भी बढ़ती जाती है। ये एक आइडियल कर्व है, ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है, इसे आइडियल कर्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट कर्व है भाई आपका कनकेव कर्व। इसको बोला जाता है भाई पॉजिटिव कर्व। ठीक है, कनकेव कर्व और पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व, इसको अवतल वक्र हिंदी में बोला जाता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप एफर्ट्स लगा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो क्या है, थोड़ी कम रहेगी, लेकिन बाद में आपकी स्पीड इसमें अप होती जाती है। तो इसमें स्टार्टिंग में स्पीड होगी स्लो और बाद में स्पीड अप होती जाती है। नेक्स्ट जो आपका कर्व है कन्वेक्स कर्व, या फिर इसको नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व भी बोला जाता है। इसको नेगेटिव क्यों बोला जाता है भाई, देखो जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है तो आपकी जो लर्निंग की अमाउंट है वो कम होती हुई इसमें जाएगी। ये इस तरीके से बनेगा, वो ऐसे बन रहा था और ये ऐसे बनेगा कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है स्टार्टिंग में स्पीड होगी फास्ट, लेकिन बाद के एफर्ट्स में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें स्लो हो जाएगी, स्लो होती जाती है लास्ट में, इसीलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व बोला जाता है। और कनकेव में क्या था, पहले स्पीड स्लो थी बाद में अप हो जा रही थी, इसलिए इसको पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व हमने बोला था। लास्ट एंड द फोर्थ टाइप ऑफ कर्व है एस शेप्ड कर्व, या फिर इसको मिक्स्ड कर्व।
इसको एस या मिक्स्ड क्यों बोला जाता है? मिक्स्ड इसलिए क्योंकि कनकेव कर्व और कन्वेक्स कर्व का ये मिक्सचर है एंड इससे एस जैसी आकृति फॉर्म होती है, इसलिए इसको एस शेप्ड कर्व बोला गया है। देखो ये इस तरीके से बनेगा कुछ, ये तो था आपका इस तरीके से, ये होगा कनकेव और ये है ऊपर वाला आपका कन्वेक्स कर्व। तो ये इन दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए इसको मिक्स्ड कर्व बोला गया। देखो कनकेव, इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग में स्पीड क्या होगी, स्लो, देन अप एंड लास्ट में फिर स्लो। देखो पहले स्पीड क्या है, स्लो, फिर क्या होगी अप एंड लास्ट में फिर से स्लो हो जाएगी। तो ये क्या है, एस शेप्ड और मिक्स्ड कर्व अगर पूछ लिया जाए तो कि एस शेप्ड कर्व किसका और किसका मिक्सचर है, तो कनकेव और कन्वेक्स कर्व का मिक्सचर होता है एस शेप्ड कर्व। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का अंतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, जब आप किसी सीखी गई स्किल का यूज, प्रीवियसली लर्न स्किल का यूज एक नई सिचुएशन में या फिर न्यू स्किल को सीखने में जब आप करते हो तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पहले सीखी गई किसी स्किल का यूज़, किसी नॉलेज का यूज़ अगर किसी नई स्किल या फिर न्यू नॉलेज को ग्रेस्प करने में जब यूज़ हो तो उसे ही बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखो भाई ये जो लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है ये भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव एंड एक होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होते हैं इनको हम देखते हैं। देखो भाई सबसे पहले होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पहला है भाई पॉजिटिव ट्रांसफर, नंबर 1 है पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स जब आपने पहले सीखी गई जब आपने कोई पहले स्किल सीखी गई है और उसके बाद आप जब एक नई स्किल सीख रहे हो तो पुरानी सीखी हुई आपकी स्किल, आपकी नॉलेज नई स्किल को सीखने में हेल्प करे तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लाइक देखो सबको पता है अगर आपने साइकिल सीखी हुई है तो जब आप स्कूटी सीखते हो तो आपको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है, तो पहले सीखी गई स्किल इन दोनों सिचुएशन में क्या है, हेल्प कर रही है आपकी। जब पहले सीखी गई स्किल नई स्किल को सीखने में अगर हेल्प कर रही है तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट जो आपका ट्रांसफर है दैट इज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो पहले सीखी गई स्किल आपको नई स्किल सीखने में अगर बैरियर क्रिएट कर रही है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का नकारात्मक हस्तांतरण। देखो भाई इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लाइक इन इंडिया आप लोग लेफ्ट हैंड की तरफ ड्राइव करते हो और फॉरेन कंट्रीज़ में आप राइट हैंड की तरफ ड्राइव करते हो। तो जिसने इंडिया में पहले ड्राइव की हुई है अब वो उसको फॉरेन जाना पड़ गया, अगर वहाँ ड्राइव करनी पड़ रही है उसको तो डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि वो किस चीज़ का फेमिलियर हो गया था, लेफ्ट हैंड की तरफ ड्राइव करने का। तो अब उसको जब राइट की तरफ ड्राइव करनी पड़ेगी तो उसको डिफ़िकल्टी लगेगी। तो ये होगा भाई नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्या है, जिसने पहले मैनुअल गाड़ी चलानी सीख रखी है अब उसको मैनुअल से ऑटोमेटिक में अगर स्विच करना होगा तो उसको डिफ़िकल्टी आएगी। तो डिफ़िकल्टी आई क्योंकि मैनुअल का और ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाने का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। तो ये क्या होगा, इसीलिए नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के अंदर काउंट होगा कि पहले मैनुअल चला रखे तो ऑटोमेटिक को सीखने में उसको बैरियर क्रिएट होगा क्योंकि वो उन चीज़ों का फेमिलियर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो पहले स्टार्टिंग में ही ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाना सीखेगा उसके लिए ईजी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके, आपके नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के। थर्ड देखो भाई ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। थर्ड क्या है भाई, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। देखो जब दो सिचुएशंस के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो,
नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स 0 हैं। दो सिचुएशंस के अंदर कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ना तो पहले सीखी गई स्किल नई सीखे जाने वाली स्किल में कुछ हेल्प कर रही है, ना ही कोई बैरियर क्रिएट कर रही है, तो वहाँ पर होगा ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लाइक म्यूज़िक एंड स्विमिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स 0 है, तो आपने पहले म्यूज़िक सीख रखा है, आप कुकिंग सीख रहे हो, तो इसमें ना तो बैरियर क्रिएट करेगा म्यूज़िक पहले सीखा हुआ, ना ही लर्निंग को आपकी फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि दोनों सिचुएशंस के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है आपके 0 हैं। जब कॉमन एलिमेंट्स 0 हो दो के कोई भी ऐसी सिचुएशन, तो वहाँ पर होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा लर्निंग का। तो देखो भाई, मैंने अभी पूरे टॉपिक को आपको डीप से बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अब लर्निंग का कोई भी ऐसा इरा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, जो एग्ज़ाम के अंदर आता हो। तो वीडियो को भाई एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा डीप से मैंने आपको समझा दिया लर्निंग टॉपिक। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के अंदर दी सारी की सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ज़रूर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आपका कोई दोस्त एचटेट की तैयारी कर रहा है तो उस तक भी ये सीरीज़ ज़रूर शेयर करिए, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लर्निंग की थ्योरीज आपको कराने वाली हूँ, सो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।